हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो कल का संविधान में के पार्ट छूट गया है उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लागू हुआ था। तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था पंजाब में। और कब लागू हुआ था? तो 1951 में। और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है? अनुच्छेद 356 के तहत। अगर अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है, इसे लागू करने के लिए संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है 60 दिन के अंदर, यानी कि 2 माह के अंदर। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लागू हुआ है? तो उत्तर प्रदेश और मणिपुर दोनों में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति कहेगा कहाँ पे लागू हुआ है शासन, तो उत्तर प्रदेश और मणिपुर में दोनों में 10 बार। सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो ये पंजाब में लगाया गया है। सबसे कम कहेगा तो कर्नाटक में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि क्या होता है? तो न्यूनतम कम से कम 6 माह के लिए लगता है और अधिकतम लगता है 3 वर्ष के लिए। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद कहेगा तो 360 के तहत। अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है? तो अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। और ये लिया गया है वित्तीय आपातकाल किस देश से? तो अमेरिका के संविधान से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो 2 माह के अंदर। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था? तो ये किए थे एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। राष्ट्रपति भवन स्थित है तो ये रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे? अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। आगे हो जाएगा, राष्ट्रपति के न रहने पर उनका कार्यकाल उपराष्ट्रपति देखेंगे, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 65 में। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। और अभी तक एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं, तो ये हो जाएंगे एम हिदायतुल्ला। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों के निपटारा कौन करता है? तो ये करता है सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधी जो विवाद होते हैं उसे कौन निपटाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो ये दिलवाता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो ये राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है तो ये होता है 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होना चाहिए 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 4 लाख हो जाएगा। और राष्ट्रपति के मासिक वेतन जो है, मासिक वेतन हो जाएगा 5 लाख, उपराष्ट्रपति के 4 लाख। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री पद है तो ये पूर्णतः गैर संवैधानिक है। उप प्रधानमंत्री जो पद है ये पूर्णतः गैर संवैधानिक है। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा होना चाहिए, तो न्यूनतम आयु सीमा होना चाहिए 25 वर्ष। प्रधानमंत्री के कार्यकाल होता है तो ये भी होता है 5 वर्ष के लिए। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो ये करते हैं प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। आगे देखेंगे, संविधान में
मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो हुआ है अनुच्छेद 352 के खंड 3 के तहत। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है अनुच्छेद 352 के खंड 3 के तहत। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्री को होते हैं तो ये 3 स्तर के होते हैं, जो कि होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, आगे है मंत्रिपरिषद समूहक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? समूहक रूप से कहेगा तो लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार के निर्णय की जानकारी राष्ट्रपति को कौन देता है? तो ये अनुच्छेद 78 के तहत दिया जाता है। प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है तो अनुच्छेद 78 के तहत। आगे देखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हो जाएंगे। और प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कहेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और पूर्णतः गैर कांग्रेसी कहेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे तो ये हो जाएंगे पीवी नरसिम्हा राव। आगे देख लेंगे, एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जो चौधरी चरण सिंह थे और ये संसद में कदम ही नहीं रख पाए, यानी कि चरण ही नहीं रख पाए। जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया था? तो दूसरा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। और इसमें कहेगा विज्ञान, इसमें विज्ञान जुड़ जाएगा, यानी कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान के नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी दिए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी बनी थी पहली बार 1966 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे थे? तो ये रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, और ये पहली बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1991 ईस्वी में। पराकलन समिति में सदस्य की कुल संख्या कितनी होती है? पराकलन समिति में टोटल सदस्य होते हैं 30, और ये सभी कहाँ से होते हैं? तो लोकसभा से। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होते पराकलन समिति में, क्योंकि पराकलन समिति में सभी जो सदस्य होते हैं ये होते हैं लोकसभा के। पराकलन समिति गठन कब हुआ था? 1950 में। लोकलेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या होती है, तो इसमें टोटल होता है 22, जिसमें 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। लोकलेखा समिति गठन हुआ था 1921 में। पराकलन के कहेगा तो 1950 में। पराकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो पराकलन समिति की जुड़वा बहन लोकलेखा समिति को कहा जाता है। लोकलेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्ति करता है, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकलेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्ति कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, पुरानी वित्तीय समिति कौन सी है? तो ये लोकलेखा समिति, इसे पुरानी वित्तीय समिति कहते हैं। लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष को। राज्यसभा का गठन किया गया था। राज्यसभा के गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था, और राज्यसभा की पहली बैठक जो हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, तो ये होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो ये 1/3 जो सदस्य हैं 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा में राज्यों या संघों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तो उनकी जनसंख्या के अनुपात पे।
राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति अनुच्छेद 64 के तहत बनते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कि कोरम संख्या कितना होता है? तो 1/10 होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भी भंग यानी कि विघटित नहीं होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। लोकसभा में कहेगा तो 2 सदस्य। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो 12 राज्यसभा में राष्ट्रपति करते हैं मनोनीत, वो कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं, कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र, ये सभी सदस्य होते हैं और इन्हें मनोनीत किया जाता है अनुच्छेद 80 के तहत। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो राज्यसभा के पहली महिला महासचिव हो जाएंगी BS रामा देवी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी और अभिनेता कहेगा तो पृथ्वीराज कपूर थे। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त हो जाएंगी, अभिनेता कहेगा तो पृथ्वीराज कपूर हो जाएंगे। आगे देखेंगे, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? लोकसभा के लिए चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए चाहिए 30 वर्ष। लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 81 में। लोकसभा के संरचना का उल्लेख किया गया है। वही संसद के उल्लेख मिलता है 79 में, राज्यसभा के कहेगा तो 80 में और लोकसभा के 81 में। लोकसभा के गठन हुआ था 6 मई 1952 को। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, तो लोकसभा में हो सकते हैं 552 और राज्यसभा में 250। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या कितना है? तो वर्तमान में लोकसभा में सदस्य संख्या है 545। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कब किया गया था? तो ये किया गया था 31वां संविधान संशोधन के तहत 1973 में। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कब किया गया? 31वां संविधान संशोधन 1973 में। लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47। आगे देखेंगे, लोकसभा में राज्यों की सीट आवंटित होती है, तो ये जनसंख्या के आधार पर होती है। लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था, ये हुआ था 1952 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है, तो ये आधारित है 1971 की जनगणना पे। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है यदि उसे प्राप्त नहीं होता है कुल वैध मतों का 1/6 भाग। अगर वोट प्राप्त नहीं होगा तो लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है। आगे देखेंगे, और लोकसभा उम्मीदवार के लिए जो जमानत राशि है ये हो जाएगा 25,000 और SC/ST के लिए है 12,500, यानी कि उसके आधा। लोकसभा के नेता होता है, तो लोकसभा के जो नेता होते हैं ये होते हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, लोकसभा अध्यक्ष के जो निर्वाचन होता है तो लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा होता है। लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है, तो यह हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों की बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है, कैसे? तो लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा। आगे देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है, तो ये देता है उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसे देंगे? तो ये देंगे अध्यक्ष को। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे GB मावलंकर। और लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे श्री अनंत शयनम अयंगर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा,
अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है तो ये कहलाते हैं प्रोटेम स्पीकर, जिसे कौन नियुक्ति करते हैं तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर होता है तो लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य जो नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ ग्रहण करवाता है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है तो लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य जो नवनिर्वाचित सदस्य का शपथ ग्रहण करवाता है। लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोट प्रयोग करता है तो यह टाई होने पर अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष कास्टिंग वोट कब प्रयोग करता है तो टाई होने पे अनुच्छेद 100 के तहत। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है तो ये होता है लोकसभा के महासचिव। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है तो लोकसभा के महासचिव होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो ये पूछे जा सकते हैं 20। तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है तो ये दिया जाता है मौखिक रूप से। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाए जाते हैं तो न्यूनतम बुलाए जाते हैं 2 बार। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है तो आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की जो अवधि है 1 वर्ष के लिए बढ़ता है। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता कब दी गई थी तो ये मिली थी 1969 में। विपक्ष के दल के पहली बार मान्यता कब मिला 1969 में मिला था। राज्यसभा तथा लोकसभा के प्रथम विपक्षी दल के नेता कौन थे? राज्यसभा के प्रथम विपक्ष दल के नेता हो जाएंगे कमलापति त्रिपाठी, वही लोकसभा कहेगा तो राम सुभग सिंह हो जाएंगे। और एक आता है मान्यता प्राप्त। मान्यता प्राप्त कौन थे तो वासुदेव बलवंत फाड़के थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। जो अविश्वास प्रस्ताव है ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें विपक्षी सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध पेश किया जाता है। जो अविश्वास प्रस्ताव है ये लोकसभा में पेश किया जाता है और ये विपक्षी सदस्य के द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध पेश किया जाता है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन थे तो ये थे जीबी मावलंकर। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो ये लाया गया था जीबी मावलंकर के समय, और ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या के होता है तो ये होता है 1/10 और ये होता है अनुच्छेद 100 के तहत। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि देने वाला राज्य कौन है तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है तो जो वार्षिक बजट है ये पेश किया जाता है लोकसभा में। धन विधेयक परिभाषित किया गया है। धन विधेयक के परिभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? धन विधेयक के परिभाषा का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 110 में। वही वित्त विधेयक के कहेगा परिभाषा का उल्लेख कहाँ पे मिलता है तो अनुच्छेद 117 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है तो ये दोनों पेश किया जाता है लोकसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन लेता है तो इसका निर्णय लेते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। धन विधेयक को राज्यसभा विचार के लिए अपने पास रोक सकती है तो ये रोक सकती है केवल 14 दिन तक। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले किसकी अनुमति लेना पड़ता है तो ये राष्ट्रपति की अनुमति लेना पड़ता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना पड़ता है तो अनुमति लेना पड़ता है राष्ट्रपति की। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है तो ये हो जाएगा लद्दाख, और सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कहेगा तो चांदनी चौक हो जाएगा। भारत के प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है तो ये होते हैं मानवादी, जिनको अटॉर्नी जनरल भी बोला जाता है। मानवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? ये करते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत। किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन के बैठक में भाग ले सकता है तो ये लग सकता है मानवादी। आगे हो जाएगा
अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्व का निर्वहन में मदद करता है, तो ये मदद करता है सॉलिसिटर जनरल। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है तो एक कानूनी या न्यायिक सलाहकार होता है। भारत का जो सॉलिसिटर जनरल होता है यह एक कानूनी या न्यायिक सलाहकार होता है। राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो राज्य सरकार में कहेगा तो महाधिवक्ता हो जाएगा, और केंद्र सरकार में होते हैं महान्यायवादी। महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में मिलता है। महाधिवक्ता जिसे एडवोकेट जनरल कहते हैं की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये करते हैं राज्यपाल। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के पास है। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? तो ये होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देश के सार्वजनिक धन के संरक्षक कौन होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। आगे देखते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है तो ये करते हैं राष्ट्रपति। कहेगा अनुच्छेद कितने के तहत? अनुच्छेद 148 के फर्स्ट के तहत राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो ये जनरली होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष उम्र पूरा होने से पहले। मान लीजिए आपका उम्र है 63 वर्ष, आपका नियुक्ति हुआ है 6 साल के लिए, तो जब 65 साल यानी कि 2 साल के बाद आपका क्या होगा? सेवानिवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि 65 वर्ष आपका पूर्ण जाएगा। वैसे अगर 55 साल रहेगा तो आप 6 साल काम करिएगा तो कब रिटायर होइएगा? 61 वर्ष पे। तो वही बोल रहा है जनरली 6 वर्ष या 65 वर्ष वाव पूरा होने से पहले। नियंत्रक महालेखा परीक्षक लेखों का लेखा परीक्षण करता है तो यह राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के निवेदन पर अनुच्छेद 151 के तहत। आगे देखेंगे, आगे है लोक लेखा समिति के गाइड मित्र एवं मार्गदर्शक होता है तो ये होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लोक लेखा समिति के गाइड मित्र एवं मार्गदर्शक होता है तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है भाग 5 के अनुच्छेद 124 में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान है तो अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान है। आगे देखेंगे, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? टोटल 34 हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है संसद। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश के वेतन कितना है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन हो जाएगा 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग सकते हैं तो ये त्याग सकते हैं राष्ट्रपति को संबोधित करके। आगे देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं तो ये संसद के सिफारिश में राष्ट्रपति के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी है? तो ये है 65 वर्ष। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे हीरालाल जेकानिया। सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनः विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है। संविधान की व्याख्या करने वाला तथा उसका संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है तो ये निर्धारण किया जाता है संसद के द्वारा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक के सबसे बड़ी खंडपीठ का गठन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है केशवानंद भारती केस में, जिसमें कितने न्यायाधीश शामिल थे? तो इसमें 13 न्यायाधीश शामिल थे। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है तो ये अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। उच्च न्यायालय कहेगा तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है तो उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। जनहित याचिका कहाँ पे प्रस्तुत की जा सकती है? तो उच्च और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, PIL यानी कि जनहित याचिका का पूर्ण रूप है तो ये पूर्ण रूप हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
PIL के पूर्ण रूप हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे जनहित याचिका कहते हैं। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन किया गया 1862 में किया गया था, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है तो 25 हो जाएगा, और 25वां उच्च न्यायालय हो जाएगा आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थित उच्च न्यायालय। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, ये की गई है अनुच्छेद 214 के तहत, यानी कि किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय के गठन अनुच्छेद 214 के तहत किया जाता है। आगे हो जाएगा, उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और त्याग पत्र भी वो राष्ट्रपति को देता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी है तो 62 वर्ष, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कहेगा तो इनका सेवानिवृत्ति की आयु सीमा है 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन दिया जाता है, तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन देते हैं ये राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। किन दो केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है तो ये हो जाएगा दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी 1866 में, और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी 1966 में। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था 1916 में। आगे हो जाएगा, मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था 25 मार्च 2013 में मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना कहेगा तो 26 मार्च 2013 में किया गया था। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है, तो ये पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय ये दोनों अधीन है चंडीगढ़ के। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है, तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन कौन है तो ये पांडिचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है। लक्षद्वीप कहेगा तो ये केरल उच्च न्यायालय के अधीन है। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है, ये है महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव तथा दादर एवं नागर हवेली। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है इसमें न्यायाधीश की संख्या सबसे कम है। और किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कहेगा तो ये हो जाएगा गुवाहाटी, लेकिन इसमें न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है और क्षेत्र सबसे अधिक है। आगे देखेंगे, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा क्या है तो ये हो जाएगा अंग्रेजी। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख होता है तो ये होते हैं राज्यपाल। राज्य की शक्ति किसमें निहित है तो ये निहित है राज्यपाल में। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 153 में, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत, और ये लिया गया है कहाँ से तो ये लिया गया है कनाडा से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, राज्यपाल जिन्हें गवर्नर कहते हैं, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं तो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराते हैं। राज्यपाल के कार्यकाल कहेगा तो 5 वर्ष के होता है, और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा चाहिए ये चाहिए 35 वर्ष। राज्यपाल के मासिक वेतन हो जाएगा 3.5 लाख, राष्ट्रपति के 5 लाख और उपराष्ट्रपति के 4 लाख, राज्यपाल का हो जाएगा 3.5 लाख। राज्यपाल उत्तरदायी होता है तो ये राष्ट्रपति के प्रति राज्यपाल उत्तरदायी होते हैं। आगे हो जाएगा, भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, किसी भी राज्य के भारतीय महिला राज्यपाल कौन बनी तो ये बनी थी श्रीमती सरोजनी नायडू, और ये बनी थी उत्तर प्रदेश के। राज्य विधानमंडल के अंग कौन सा है तो राज्य विधानमंडल के अंग हो जाएंगे विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा है तो जो विधानसभा है ये विधानमंडल का निम्न सदन है। राज्य विधानमंडल का अस्थायी सदन कहलाता है तो ये कहलाता है विधान परिषद। राज्य विधानमंडल का अस्थायी सदन कहलाता है तो विधान परिषद, और विधान परिषद ये क्या है तो राज्य विधानमंडल के अस्थायी यानी कि ऊंचे सदन है।
अस्थायी सदन या उच्च सदन कह सकते हैं राज्य में तो विधान परिषद को, जैसे कि केंद्र में राज्यसभा है। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष और विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसके पास है? तो यह है विधानसभा के पास। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो ये लेते हैं विधानसभा के अध्यक्ष। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकती है, तो ये 14 दिन तक। विधान परिषद की स्थापना एवं उन्मूलन का अधिकार किसके पास है? तो संसद को अनुच्छेद 169 के तहत जब विधानसभा संकल्प पारित कर दे, यानी कि विधान परिषद की स्थापना एवं उन्मूलन करने का अधिकार किसके पास है? तो ये संसद के पास है। और विधान परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 169 में। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है, तो ये देता है उपाध्यक्ष को। आगे देखेंगे, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा होती है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है, तो जो गवर्नर जारी करते हैं अध्यादेश, ये मंजूर किया जाता है विधानमंडल के द्वारा। विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है, तो केवल एक कर सकता है। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है। विधानसभा के न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होता है, न्यूनतम होता है 60, अधिकतम होता है 500। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो विधान परिषद के 1/6 सदस्य जो कि राज्यपाल मनोनीत करते हैं। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है, तो राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जनरली अधिकतम होता है और विधानसभा के सदस्यों की संख्या की 1/3 होता है। जितना विधानसभा के संख्या रहेगा उसमें से 1/3 विधान परिषद के सदस्य की संख्या होगा। जनरली कम से कम 40 होता है। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? विधान परिषद के लिए चाहिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। आगे देखेंगे, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है, तो ये होता है 6 माह। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, तो ये की गई है अनुच्छेद 168 में। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल का व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 168 में। विधान परिषद कहेगा तो 169 में और विधानसभा के अनुच्छेद में 170 में। विधानमंडल का उल्लेख किया गया 168, विधान परिषद 169, विधानसभा 170। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो राज्य मंत्री परिषद के प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी सुचित्रा कृपलानी। निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है भाग 15 में, अनुच्छेद कहेगा तो 324 से 329 में। आगे देखेंगे, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। भारत में जो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी ये हुई थी 25 जनवरी 1950 को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कार्यकाल कहेगा तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? तो ये होता है 2.5 लाख। मुख्य चुनाव आयुक्त के कहेगा वेतन कितना होता है? तो ये होता है 2.5 लाख। मुख्य चुनाव आयुक्त को जो वेतन दिया जाता है ये दिया जाता है भारत के संचित निधि से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा चुनाव आयोग एक है, तो चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। सर्वप्रथम आम चुनाव हुए थे तो 1951-52 में। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करता है, तो ये करता है निर्वाचन आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। मतदान की आयु सीमा 21 साल से घटाकर 18 साल कब की गई थी? तो जो मतदान देने की आयु सीमा है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को।
चुनाव में मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया था 1993 के चुनाव में। चुनाव में मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग कब किया गया था? तो 1993 के चुनाव में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 326 ये वोट देने का अधिकार प्रदान करता है। वयस्क मताधिकार की जो उम्र सीमा है कितना है? तो 18 वर्ष है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 को। पंचायती राज विषय है तो ये राज्य सूची का विषय है। 11वीं अनुसूची संबंधित है तो ये पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज का उल्लेख किया गया है भाग 9 के अनुच्छेद 243 के क से लेके अनुच्छेद 243 के अ तक। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है तो ये पंचायती राज व्यवस्था से। 73वां संविधान संशोधन 1992 का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है तो संविधान के भाग 4 में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है तो ये होती है राज्य सरकार की और ये होता है प्रत्येक 5 वर्ष पे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी तो ये की थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति गठन हुआ था 1957 में। त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं तो ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पर हो जाएगा जिला परिषद। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई कहेगा तो ग्राम पंचायत हो जाएगा। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राज्य स्तर पे करता है ग्राम सेवक। आगे देखेंगे, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है तो ये होता है प्रशासनिक प्राधिकरण। राज्य सरकारों का ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है तो अनुच्छेद 40 देता है। राज्य सरकारों का ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश अनुच्छेद 40 देता है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को और ये राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार कौन थे? तो ये थे बलवंत राय मेहता समिति। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी तो ये की थी अशोक मेहता समिति जिसका गठन हुआ था 1977 में। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। नगरपालिका का वर्णन है, नगरपालिका का वर्णन किया गया है भाग 9 के क में अनुच्छेद 243 के पी से लेके अनुच्छेद 243 के जेड तक। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है तो ये दिया गया है 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 12वीं अनुसूची संबंधित है तो ये संबंधित है नगर पालिका से। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों की सूची प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है 18। यानी कि नगर पालिकाओं के जो 12वीं अनुसूची है इसमें कितने विषय दिया गया है? इसमें विषय दिया गया है 18। आगे देख लेंगे, नगर पालिका को जाना जाता है तो शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से। स्थानीय स्वशासन विषय है तो ये राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया तो यह स्थापित किया गया था 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी 1687-88 में और ये की गई थी पहली बार मद्रास में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। मुंबई तथा कोलकाता प्रेसिडेंसी में नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1726 में और पहली बार भारत में नगर निगम की शुरुआत हुआ था 1687-88 में मद्रास में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा नगर पालिका का प्रधान कौन होता है? तो ये होते हैं अध्यक्ष। और नगर निगम के अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं महापौर। नगर पालिका के कहेगा प्रधान कौन होते हैं? तो अध्यक्ष हो जाएगा। और नगर निगम के कहेगा प्रधान कौन होता है? तो महापौर जिसे मेयर भी कहते हैं। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा,
मेयर बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 30 वर्ष। मेयर बनने के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है ये हो जाएगा 30 वर्ष। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 280 में, और ये होता है प्रत्येक 5 वर्ष पे। प्रथम वित्त आयोग के गठन हुआ था, प्रथम वित्त आयोग के गठन किया गया था 1951 में। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे केसी नियोगी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? जो कि वर्तमान में चल रहा है 15वां वित्त आयोग, और 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग के जो कहेगा अवधि कौन सा है? तो 2020 से लेकर 2025। केंद्र राज्य के मध्य वित्त का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग है, तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ था 1926 में अधिनियम 1919 के तहत, और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ था 1950 में अधिनियम कहेगा तो 1935 के तहत। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुआ था, अधिनियम 1919। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था, अधिनियम 1935। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य है उसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 10, और इनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए। प्रथम परिसीमन आयोग के गठन कब किया गया था? 1952 में। जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः विभाजित करने के लिए अनुच्छेद 82 के तहत प्रथम परिसीमन आयोग के गठन किया गया था 1952 में। लघु संविधान कहा जाता है जो 42वां संविधान संशोधन है जो कि 1976 में हुआ था, इसे लघु संविधान कहा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित हुआ था? तो 1980 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था, ये हुआ था केरल में, और ये हुआ था 1957 में। अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई है, तो 8वां संविधान संशोधन के तहत 1959 के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई है, 8वां संशोधन के तहत 1959 के द्वारा। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997 को। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन कब हुआ था? भारत में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन हुआ था 1990 में, और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 263 के तहत। आगे देखेंगे, सरकारिया आयोग के गठन हुआ था जून 1983 में, और सरकारिया आयोग अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1987 में। और ये किसके बीच कार्य करता है? तो केंद्र राज्य संबंधों के समीक्षा हेतु सरकारिया आयोग कार्य करता है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 70 के तहत। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा हटाया गया 11 अगस्त 2019 को, और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 में पारित किया गया। लोक अदालत की प्रथम बैठक कहाँ पे हुई थी? तो ये गुजरात में हुई थी, गुजरात के जूनागढ़ में, और कब हुआ था? तो 14 मार्च 1982 को। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन किया गया था गुजरात में। सर्वप्रथम लोक अदालत के आयोजन कहाँ पे किया गया था? गुजरात में। आगे हो जाएगा, भारत में आकस्मिक निधि का गठन हुआ है, तो ये हुआ है 1950 में। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ है, ये हुआ है राजस्थान में। काका कालेलकर आयोग के गठन कब किया गया था? 1953 में। काका कालेलकर के द्वारा पहली बार भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन किया गया था 1953 में, जिसका अध्यक्ष कौन बने थे? तो काका कालेलकर बने थे। सामान्य नागरिक संविदा लागू करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा गोवा। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 44 में है। धारा 302 के संबंध हो जाएगा हत्या से। धारा 302 के संबंध हो जाएगा हत्या से, और धारा 307 का संबंधित है, तो ये संबंधित है हत्या की कोशिश से। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी 15 जून 2005 को, और सूचना के अधिकार अधिनियम पहली बार राजस्थान में लागू किया गया था 2005 में।
सूचना का अधिकार है तो ये एक विधिक अधिकार है। सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है तो ये हो जाएंगे अरुणा राय। सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति हो जाएंगे अरुणा राय। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दे। कुछ सुझाव है सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।